अगर आप अपना रिएक्ट में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आप रिएक्ट पढ़ना चाहते हो या रिएक्ट पढ़ चुके हो लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहे? प्लेलिस्ट तो आपने पूरी देख ली और सारे क्वेश्चन के रिप्लाई भी आते हैं। आज के वीडियो में रिएक्ट के सिलेबस को ही नहीं डिस्कस करूंगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करने वाला हूं जो आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प करेंगे। आज के टाइम पे रिएक्ट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या चल रही है, इंटरव्यू का लेवल इतना हाई कैसे हो गया है और इंटरव्यू क्वेश्चन के रिप्लाई आपको कैसे करने चाहिए ताकि आप रिजेक्ट ना हो। स्टूडेंट, एक वक्त था जब रिएक्ट में इंटरव्यू देना बहुत आसान था। पहले क्या था कि आप यूज स्टेट पढ़ लो, यूज इफेक्ट कर लो, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, एचटीएमएल पे आपने काम किया हो, जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट पढ़े हो और आपको हुक का आइडिया हो तो इजीली सिलेक्शन हो जाता था। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि रिडक्स आई, रिडक्स इंट्रोड्यूस हुई, लोग रिडक्स पे थोड़ा सा ज्यादा मूव हो गए, उसके क्वेश्चन ऐड करने लगे। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं इंटरव्यू हुआ करता, हमने रिडक्स को भी कवर किया और काफी इजीली सिलेक्शन हो गए। मैं जब 2019, 20, 21 की बात करूं, मैंने काफी सारे कैंडिडेट ट्रेंड किए और उस समय वो इजीली इंटरव्यू निकाल लेते थे। 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन में इजीली सिलेक्शन हो जाता था क्योंकि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते ही नहीं थे। वो क्या होता थे कि आप अगर रिएक्ट में आपको फंक्शनल पे काम आता है या क्लास पे उस समय काम आता था, आसानी से सिलेक्शन हो जाता था। बट अगर आज की हम बात करें, हर कोई डेवलपमेंट में एंट्री पाना चाहता है, जिसकी वजह से मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। पहले इंटरव्यू क्या था कि वो आपसे हुक के बारे में पूछता था कि कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, बट आज सिर्फ उसकी थियोरेटिकली सिंपल कि वो कैसे काम कर रहा है या उसे आपने रन करा के देख लिया, ये इतना सफिशिएंट नहीं है इंटरव्यू को निकालने के लिए। टॉपिक की डेप्थ में जाना चाहता है कि आपने उसे अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कैसे यूज किया है, कितने तरीके से यूज किया है, कितना आप बेहतर जवाब दे पाते, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। पहले रिएक्ट डेवलपर के लिए था कि रिएक्ट आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, इजीली सिलेक्शन हो जाता था। आज अगर रिएक्ट डेवलपर की बात करूं तो रिएक्ट में सिर्फ रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट आने से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उसमें क्या है कि काफी सारी चीजें भी और डिमांड में आ गई हैं। आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मैंने खुद अब तक काफी सारे कैंडिडेट के इंटरव्यू लिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के भी लिए हैं, फ्रेशर्स के भी लिए हैं। एक पैटर्न मैंने सब में कॉमन देखा है। सब लोग क्या कर रहे हैं कि चीजों को रट ले रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन का उनको आइडिया नहीं है, उन्होंने उस हुक को यूज कर लिया है बस, मगर उसका एक्चुअल प्रोजेक्ट में कैसे यूज है काफी लोगों को अभी भी इसका आइडिया नहीं है। जब वो लोग इंटरव्यू देते हैं तो वही कॉमन सा घिसा पिटा हुआ आंसर दे देते हैं कि यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज स्टेट क्या होता है, या यूज मेमो, यूज कॉलबैक क्या होता है। अगर उनसे ये पूछा जाए कि इसे प्रैक्टिकली आपने कैसे इंटीग्रेट किया है, तो उस केसेस में वो प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्ट डेवलपर बनने के लिए आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरव्यू में रिप्लाई कैसे करना है ताकि आप रिजेक्ट ना हो। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि रिएक्ट में क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी है इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहला है रिएक्ट कैसे काम कर रही है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वर्चुअल डोम क्या होता है, रियल डोम क्या होता है। इसका डिफरेंस तो काफी सारे इंटरव्यू में पूछा गया कि रियल डोम क्या है, वर्चुअल डोम क्या है, कैसे काम कर रहा है और रिएक्ट क्यों यूज करनी चाहिए, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। देन उसके बाद हमें कंपोनेंट्स पे चलना है। कंपोनेंट्स कितने तरीके के होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, क्लास कंपोनेंट्स क्या है, हमें कब क्या यूज करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं अब जितना भी काम होता है फंक्शनल पे होता है। ऐसा नहीं है कि हम क्लास को यूज नहीं करते। कई कंपनीज में क्या है, जैसे पुराने प्रोजेक्ट हैं, कुछ चीजें उन्होंने क्लास पे बिल्ड कर रखी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे क्लास के बारे में नहीं पूछेगा, वो जरूर पूछेगा, आपको बस थोड़ा सा उन्हें पढ़ लेना है। देन उसके बाद में चलते हैं लाइफ साइकिल के तरफ में। सो फंक्शनल में क्या यूज होता है लाइफ साइकिल के लिए, क्लास कंपोनेंट में क्या यूज होता है, दोनों देखना पड़ेगा आप। देन उसके बाद में हम चलते हैं हुक की तरफ में। हुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट हुक है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, क्रिएट रेफ, इंपेरेटिव हैंडलर, और कुछ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने वाले भी हुक हैं जैसे कि यूज मेमो, यूज कॉलबैक, रिएक्ट मेमो। इवन आपको डेटा ट्रांसफर पे भी काम करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप प्रॉप्स पे काम करोगे, स्टेट लिफ्टिंग पे काम करोगे। प्रॉप्स क्या हो गया, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफर करना, और स्टेट लिफ्टिंग हो गई चाइल्ड टू पेरेंट। देन उसके बाद में आपको कंडीशनल रेंडरिंग का भी आइडिया होना चाहिए। अब इसके बाद आता है राउटिंग। पहले तो राउटिंग में आप बेसिक कंसेप्ट को समझिए, स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग क्या होता है, राउटिंग कैसे काम कर रही है। फिर आपको दो डिफरेंट कंपोनेंट पे डेटा को ट्रांसफर करना समझना होगा। प्रॉप्स से जो डेटा ट्रांसफर करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड ही होता है, या चाइल्ड टू पेरेंट अगर हमें यूज करना हो तो हमें स्टेट लिफ्टिंग का यूज करना होगा। बट अगर सपोज कि दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, उन दोनों के बीच में मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, तो ऐसे केसेस में मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, हाई ऑर्डर कंपोनेंट और कस्टम हुक का यूज करूंगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्ट लेजी और सस्पेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है।
राउटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी हम एक कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं तो सब बेस्ट अप्रोच होती है लेजी और सस्पेंस को यूज़ करो, ताकि हम उसमें कंपोनेंट लेवल लोडिंग को मैनेज कर सकें। फिर उसके बाद में एरर बाउंड्री पे काम करना है। ज़्यादातर कभी कभार क्या होता है कि कंपोनेंट में एक एरर आ जाती है, तो उसको कैच करने के लिए हम एरर बाउंड्री का यूज़ करते हैं। फिर आपको सर्वर साइड पे भी काम करना पड़ेगा, चाहे वो Next.js हो गया या Adobe एक्सपीरियंस मैनेजर हो गया। सर्वर साइड क्या होता है, कैसे काम करना है, जो सर्वर साइड के HTML है हम उसे कैसे रेंडर करा रहे हैं, किस तरह से हम उसके एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, कैसे उस पर इवेंट्स लगा रहे हैं, डेंजरस HTML क्या होता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं API इंटीग्रेशन। API इंटीग्रेशन यूजिंग Exois और इवन 10 स्टैक क्वेरी भी, रिएक्ट क्वेरी भी आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी कंपनी रिएक्ट क्वेरी पे यूज़ कर रही है, काफ़ी एक्सॉइस पे भी काम कर रही है। एक्सॉइस और रिएक्ट क्वेरी का दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और इवन आप उसमें रेस्ट API, रेस्टफुल API, ग्राफक्यूएल API, सारी इन सभी APIs पे आपको काम करना पड़ेगा। देन इसके बाद में चलते हैं कि अब लैंग्वेज कौन सी रखें इसमें, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट। मेरा जो अप्रोच है वो ज़्यादातर टाइपस्क्रिप्ट की तरफ ही है। रीज़न क्यों? क्योंकि अगर टाइपस्क्रिप्ट पे काम कर लोगे, टाइपस्क्रिप्ट के लिए तो आपको जावास्क्रिप्ट तो पढ़नी ही पड़ेगी। अब क्या है कि आपने देखा होगा रिएक्ट के प्रोजेक्ट या नेटिव के प्रोजेक्ट जो भी इंस्टॉल हो रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी वो TSX फाइल दे रहा है। कंपनी ज़्यादातर अब टाइपस्क्रिप्ट पे काम करना प्रेफर कर रही है। क्यों? क्योंकि टाइप को चेक करना नहीं पड़ता, हमने जो चीज़ हमने डिक्लेयर कर दी वो हमारी फिक्स हो जाती है, उसमें एरर आने के इश्यूज कम होते हैं। काफ़ी सारे एडवांटेज है टाइप। फिर उसके बाद करते हैं थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। सपोज कि आप एक थर्ड पार्टी API यूज़ कर रहे हो, आप एक होटल बुकिंग की API यूज़ कर रहे हो, तो वो आप खुद तो डेटा मैनेज नहीं करोगे। ज़्यादातर हम सर्विस कहीं और से ही लेते हैं। सपोज कि मैंने मेक माई ट्रिप से ले लिया, किसी और मीडियम के थ्रू मैंने थर्ड पार्टी API ले ली, तो मैं क्या करूँगा, उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करूँगा। तो थर्ड पार्टी API को कैसे यूज़ करना है, अपनी सर्विसेज पे कैसे काम करना है, इसमें भी आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम रिडक्स पे चलते हैं। रिडक्स काफ़ी पॉपुलर, हर जगह इसकी डिमांड है। अगर रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट करनी है तो रिडक्स का सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टेट यूज़ नहीं हो रहा, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, किस तरह की प्रॉब्लम आती है और उस केस में आप क्या यूज़ कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैं रिडक्स से भी स्टेट मैनेज कर सकता हूँ, यूज स्टेट से भी कर सकता हूँ। आपको कुछ ऐसा रिड्यूसर बनाना है जहाँ पे आप API भी कॉल करो और डेटा उस API कॉल के बाद निकालो, मतलब वो असिंक्रोनस रिड्यूसर हो। तो ऐसे केसेस में आप मिडलवेयर का इस्तेमाल करते हो। तो मिडलवेयर के लिए आपको जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं रिडक्स, थंक और सागा। इवन पहले वनीला रिडक्स चलती थी, अब क्या रिडक्स टूल किट है। मिडल के अंदर थंक और सागा ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको इन दोनों के कंसेप्ट में अच्छे से काम करना पड़ेगा। देन उसके बाद में हम HTML CSS पे चलते हैं। HTML CSS पूरी तरह से नहीं, आपको बेसिकली HTML में UI लाइब्रेरीज पे काम करना पड़ेगा। जैसे मटेरियल UI हो गई, एंट डिज़ाइन हो गया, चक्रा UI हो गया। तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, एक ऐसा कंपोनेंट जो सिर्फ प्रॉप से काम करे, हम एक ही बार बस बनाएं, उसको बार बार यूज़ करें। कैसे हमें कोड स्प्लिटिंग करनी है, रिएक्ट के आर्किटेक्चर को ब्रेक कैसे करना है मल्टीपल पार्ट्स में। तो ये आपको ना क्या कहते हैं, इसमें आपका UI कंपोनेंट्स का सबसे बड़ा रोल है। एक बार आपने बना दिया, क्योंकि UI कंपोनेंट्स में अगर मैं एक HTML के थ्रू बनाने बैठूँ तो मुझे हर चीज़ बनानी पड़ेगी, बट UI कंपोनेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार जस्ट उसको यूज़ करूँगा और ईजीली तरीके से काम कर पाऊँगा। दैन उसके बाद आता है जेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जेस्ट क्या है? सपोज एक एप्लीकेशन आप पे काम कर रहे हो, और कॉमन सी बात है जब आप एक मॉड्यूल पे काम करते हो तो बग आने के चांसेस होते हैं। सिर्फ आप ही के मॉड्यूल में नहीं, हो सकता हो कि जो मॉड्यूल बना हो, जो कंपोनेंट आपने यूज़ किया, वो कंपोनेंट कहीं और भी यूज़ हो रहा हो। यार कोड स्प्लिटिंग तो हम कर रहे हैं ना, और उस कंपोनेंट को यूज़ करने में एक प्रॉब्लम हो रही है कि आपने वहाँ पे एक और प्रॉप्स पास कर दिया। अब उसकी वजह से हो सकता हो कि प्रॉप्स मैंडेटरी था, या उसकी वजह से कुछ और इम्पैक्ट आ गया, कहीं डिज़ाइन में इम्पैक्ट आ गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कंपनी चाहती है कि जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हो उस फंक्शनैलिटी के आप टेस्ट केसेस भी लिखो, सारे नेगेटिव टेस्ट केस भी लिखो, पॉजिटिव टेस्ट केस भी। ज़्यादातर टेस्ट केस कैसे होते हैं, जैसे स्नैपशॉट टेस्टिंग होती है, फंक्शनल टेस्टिंग होती है, कंपोनेंट टेस्टिंग होती है, API टेस्टिंग होती है। हम इस तरह के टेस्ट केसेस लिखते हैं। टेस्ट केसेस कंपनी बहुत डिमांड कर रही है। सिर्फ देखो, टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करने से ही हमारे एरर नहीं जाएंगे, हमें टेस्ट केसेस को भी लिखना होगा, तभी हम रिएक्ट में एरर से बच सकते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं वेबपैक की। वेबपैक क्या, एक बंडलर है। वेबपैक को पढ़ना तो काफ़ी ज़रूरी है। हमें अगर कंप्रेशन पे काम करना हो, हमें अगर खुद का आर्किटेक्चर बनाना हो, तो वेबपैक काफ़ी हेल्पफुल है। कैसे काम कर रही है, किस तरह से हमें इसे यूज़ करना है, इस पर हमें काम करना है। इवन कुछ कंसेप्ट JSX के भी पढ़ने पड़ेंगे। JSX क्या है, कैसे काम कर रही है, ये तो आप पहले भी पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है।
सिलेबस तो आपने देख लिया, अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, जो कि हमारे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्ट में आपको सरफेस लेवल की नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि रिएक्ट को मैं हुक के बारे में पढ़ लूँ, चीज़ों के बारे में पढ़ लूँ और मैं थोड़ा सा इंटीग्रेट कर लूँ, तो इतना सफिशिएंट नहीं है आज की डेट में रिएक्ट का इंटरव्यू क्लियर करना। जो कंपनी आज की डेट में डेवलपर से डिमांड कर रही है उसके एक्सपेक्टेशन वाकई बहुत ज़्यादा हाई है। कंपनी ये नहीं चाह रही कि आपको सिर्फ नॉलेज हो, वो ये चाहती है कि हमने डेप्थ में कितना काम किया। देखो, किसी भी काम करने को अगर रिएक्ट में बात करूँ, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैं एक फॉर्म लेता हूं और उस फॉर्म का डेटा मुझे एपीआई पे भेजना है, तो सर काम करने के बहुत तरीके हैं। कोई रिएक्ट ने किसी एक तरीके को या फ्रीज नहीं कर रखा कि यही तरीका है। अब नॉर्मली क्या होता है, सपोज कि एक टास्क आता है, उस टास्क को करने के कई तरीके होते हैं। हर डेवलपर क्या कर रहा है, अपने ही तरीके से टास्क कर। यार ये तो बहुत दिक्कत हो जाए। इसके ऐसे केसेस में क्या होता है कि डेवलपर्स को इशू फेस होते हैं। तो कंपनी अब चाहती है कि जो डेवलपर रखा जाए उसको एक्यूरेट नॉलेज हो, उसको ये भी पता हो कि जो वो फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट कर रहा है उसका इम्पैक्ट कितना होगा, फ्यूचर में फंक्शनैलिटी यूज होती है, एक्सटेंडेबल है या नहीं है, और इवन अगर वो कंपोनेंट यूज कर रहा है, कोई भी हुक यूज कर रहा है, क्या वो प्रॉपर वे में यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉलबैक। इन हुक को सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, हमें इसको डेप्थ में समझना है और इसके रियल एग्जाम्पल के साथ में हमें समझना है कि हम इसे कब कब कैसे कैसे यूज करेंगे। मैं यूज मेमो का एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने काफी सारे इंटरव्यू लिया, उसमें पूछा सर यूज मेमो क्या होता है। ज्यादातर कैंडिडेट क्या रिप्लाई करते हैं, सर ये तो हैवी कैलकुलेशंस के लिए। अरे बिल्कुल है, मगर आपने उसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कैसे किया, आपने क्या कैलकुलेशन किए हैं, किस तरह का आपने लॉजिक परफॉर्म किया। अगर मैं उनसे 4-5 यूज केस सिनेरियो पूछ दूं कि यूज मेमो कैसे काम कर रहा है, आपके प्रोजेक्ट में कैसे इंटीग्रेट हुआ है, इवन मैं उनको एक सिनेरियो दे दूं कि ये मेरा एक सिचुएशन है, अब मुझे बताओ कि इसमें मेमो कैसे इंटीग्रेट होगा, सामने वाला नहीं रिप्लाई कर पाता है। तो हमें क्या कि ये नहीं समझना है कि यूज मेमो, यूज कॉलबैक, ये हुक कैसे काम कर रहा है, हमें ये समझना है कि हम उसे कैसे इंटीग्रेट, कितने तरीके से कर रहे हैं और सही अप्रोच क्या है उसको इंटीग्रेट करने का। अगर मुझे ग्लोबल डेटा स्टोर करना है, मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई से भी कर सकता हूँ, रिडक्स से भी कर सकता हूँ, हाई ऑर्डर कंपोनेंट से भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डेटा ले जा सकता हूँ। मुझे कब किसको किस वे में इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इसकी डेप्थ को समझना हो। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने हम प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर रिप्लाई कैसा होगा, जैसे हम यूट्यूब पे रट रहे हैं, प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, हम उस तरह के रिप्लाई कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे हम कितना भी पढ़ लें। फिर आपको यूआई कंपोनेंट्स पे डेप्थ में काम करना पड़ेगा। सिर्फ यूआई कंपोनेंट को यूज कर लेना ही सफिशिएंट नहीं है कि आपने बस उसे रन करके देख लिया। आपको उसको और रीयूजेबल बनाना पड़ेगा और डायनेमिक बनाना पड़ेगा, और जो यूआई कंपोनेंट आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जब हम किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, पहले मैं आर्किटेक्चर बनाऊंगा, यूजुअल कंपोनेंट बनाऊंगा, सर्विसेज बनाऊंगा, हेल्पर्स बनाऊंगा, यूटिलिटी फंक्शंस बनाऊंगा, राउट्स बनाएंगे, आपके पब्लिक प्राइवेट राउट, ये सारे बनते हैं। देन उसके बाद में आपको टेस्टिंग लाइब्रेरीज पे काम करना है। टेस्ट केसेस में तो बहुत अच्छे से काम आना चाहिए। आपको यूज केस आपको पता होना चाहिए, यूज के तरीके पता होना चाहिए टेस्ट केसेस। फिर आपको काम करना है कोड क्वालिटी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोड क्वालिटी क्यों जरूरी, कम अगर मैं एक फ्रेशर या एक्सपीरियंस किसी की बात करूं, मैं उसको डेटा दूं, हो सकता है फ्रेशर वाला भी उसमें लॉजिक लिख के निकाल देगा, 1 साल वाला भी निकालेगा, 10 साल वाला भी निकालेगा। बेस्ट अप्रोच उसको रिजॉल्व करने की क्या है, आपको उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में आपको जावास्क्रिप्ट की बहुत डेप्थ नॉलेज होनी। अब जावास्क्रिप्ट में क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो मेरे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कोड क्वालिटी की। देखिए, कोड क्वालिटी इंप्रूव तभी होगी जब आपके लॉजिक बहुत अच्छे होंगे, जब आपको हर चीजों का प्रॉपर यूज पता होगा। आप कोई भी टास्क लेके आओ, मुझे हर टास्क के 4-5 तरीके पता है, किसी भी लॉजिक को 2-4 तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, बट एक्चुअली एक जो पैटर्न होता है प्रॉपर होता है। कई बार क्या होता है, कंपनी अपना ही पैटर्न यूज करती है, उनके कोड का खुद का भी पैटर्न होता है, तो उनको उस चीजों को भी कैसे समझना है। हम खुद से कुछ भी कोड नहीं लिख सकते। वहां पे क्या होता है, कोड टेस्ट होता है, मतलब कि आप क्या करते हो, आप कोई भी टास्क आया, आपके पास एक स्प्रिंट, आपको एक स्प्रिंट असाइन होती है, स्प्रिंट के अंदर टास्क आता है, उस टास्क पे आप काम करते हो और टास्क के पीआर रेस करते हो। फिर पीआर के अंदर क्या होता है कि आपका जो कोड होता है, कई सारी टीम टेस्ट करती है, कई सारे डेवलपर टेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर देखा जाता है कि आपकी कोड क्वालिटी कैसी है, और अगर कोड क्वालिटी अच्छी होती है तभी आपका टास्क अप्रूव होता है और वो जाके मर्ज होता है। आपको क्या होना चाहिए कि परफेक्ट कोड की नॉलेज होनी चाहिए, परफेक्ट तरीके पता होने चाहिए। तो आपको परफेक्ट वे पता होना चाहिए कोड करने का, और आपके अप्रोचेज एकदम क्लियर होने चाहिए। देन इसके बाद में चलते हैं सर सर्वर साइड की तरफ में। सर्वर साइड क्या होता है, नेक्स्ट जेएस पे कैसे काम कर रहे हो या एएम पे कैसे काम कर रहे हो, इतना ही सफिशिएंट नहीं है। आपको सर्वर साइड के अंदर
इंटीग्रेशंस कैसे करनी है। सपोज कि आपके पास HTML आया और HTML को आपको डिस्प्ले कराना है, तो आप क्या करोगे, आप प्रॉप्स के थ्रू आपके पास में आता है या किसी API के थ्रू लेके आते हो और उस HTML को डेंजरस HTML से करते हो। इवन उसमें इवेंट कैसे ऐड करोगे, आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। इवन आप डिस्पैच इवेंट को कैसे यूज कर, अगर सपोज कि पूरा HTML ही जनरेट हो रहा है, अगर पूरा फॉर्म ही जनरेट हो रहा है किसी अदर सोर्स के थ्रू, चाहे वो जावा पे बैकएंड हो, चाहे AEM पे हो, नोड के ऊपर में, ऐसे केसेस में इवेंट का कैसे इस्तेमाल करोगे, वो चीज़ें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आइडिया होनी चाहिए। सर्वर साइड का तो नॉलेज काफ़ी जरूरी है, काफ़ी सारी कंपनी डिमांड कर रही है कि सामने वाले को सर्वर साइड आना चाहिए। अब स्टूडेंट, अगला टॉपिक है कोड डिबगिंग। कोड डिबगिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज आप एक छोटी एप्लीकेशन के साथ में काम करते हैं और उसमें कोई बग आता है, तो उस बग को थोड़ा ढूंढना आसान होता है। बट अगर आप एक बड़े प्रोडक्ट के साथ में काम करते हैं तो कोड डिबगिंग में काफ़ी इश्यूज आते हैं। अब देखो, होता क्या है कि सपोज आपका एक प्रोडक्ट है, उसमें एक पेज है, एक पेज में ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही कंपोनेंट यूज हो रहा होगा, मल्टीपल कंपोनेंट के साथ में काम हो रहा होगा और कंपोनेंट्स की चेन होगी। हो सकता हो कई डेटा क्या होता है, पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट से आ रहा हो या रिडक्स के थ्रू आ रहा हो। तो हमें चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है कि एक्चुअल में सब जो भी इशू आया वो कहाँ से आया, किस कंपोनेंट से आया, पेरेंट कंपोनेंट से या चाइल्ड कंपोनेंट से। इस तरह से काम करने में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मतलब उसको दिक्कत ये नहीं आती कि अगर उस चेंजेस बहुत छोटा सा एक टेक्स्ट ही चेंजेस है, वो तो क्या होगा, किसी पर्टिकुलर डेटा से आ रहा होगा या किसी वेरिएबल से आ रहा होगा या किसी प्रॉप्स के थ्रू आ रहा होगा और वो एक वेरिएबल कॉल हो रहा होगा। सपोज वहां से आपको वो डेटा हटा के कुछ और डेटा डालना है, डेटा को रिप्लेस करना है, API कॉल करके डेटा निकाल के प्रिंट कराना है, उसको मुश्किल से 1-2 घंटे में काम कर सकता है वो, अगर एक सिंपल प्रोजेक्ट पे बात करूं। और एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ले लूंगा, उसमें मैं ये इतना ही बोल दूं कि सिर्फ डेटा को चेंज करना है, तो उसको उस डेटा तक पहुंचने में बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा। पता चला कि पूरा दिन निकल गया, वो ना फाइंड आउट ही नहीं कर पाएगी चीजें कहां से आ रही हैं, कैसे हो रही हैं। कोड डिबगिंग कंपनी काफी डिमांड कर रही है। जो भी इंटरव्यू लेता है वो आपके प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझता है, सुनता है कि आपने किस तरह के प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में कैसा काम किया है और क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। अब देन उसके बाद होता है परफॉर्मेंस के बारे में। हमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि सपोज आप एक रिएक्ट प्रोजेक्ट और उसमें क्या हो रहा है कि आप एक कंपोनेंट बना रहे हो, आपने एक रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया, उस रीयूजेबल कंपोनेंट के अंदर आपने कुछ फंक्शंस इस्तेमाल किए और कुछ अपने डेटा को डिस्ट्रक्चर किया और डेटा कंडीशन बेस्ड डेटा निकाला, कंडीशनल रेंडरिंग करवाई। हो सकता हो कि उसके अंदर वो फंक्शंस मल्टीपल टाइम कॉल हो रहा हो, डेटा चेंज ना हो तो भी कॉल हो रहा हो, वो कंपोनेंट बार बार रेंडर हो रहा हो। ऐसे केसेस में आप परफॉर्मेंस हुक का इस्तेमाल करोगे। परफॉर्मेंस हुक का भी आपको आइडिया काफी अच्छे से होना चाहिए कि कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, हम परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं वेबपैक की। वेबपैक के अंदर हम कोड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, हम उसके साइजेस को कम कर सकते हैं, आर्किटेक्चर चेंज कर सकते हैं, हम उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। काफी सारी चीज हम वेबपैक के थ्रू कर सकते हैं। इवन हम इन्वायरमेंट भी ऐड करते हैं वेबपैक के थ्रू। तो वेबपैक को कैसे यूज करना है इसका आपको डेप्थ में आइडिया होना चाहिए। को ना आर्किटेक्चर का भी अगर आइडिया हो तो काफी अच्छी बात है, एक आपके लिए एड ऑन पॉइंट हो जाएगा। आर्किटेक्चर में जैसे सपोज कि आप एक सिंपल एप्लीकेशन बनाते हो, उसके इसमें सिंपल राउटिंग होती है, सब कुछ होता है, सिंपल राउटिंग के अंदर ही काम होता है। पर एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हो, एक बैकएंड एप्लीकेशन बनाते हो, तो उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट को इस वे में डिवाइड किया हो जाता है कि मेन 2-3 पेजेस आपके पब्लिक होते हैं, बाकी सारे प्राइवेट होते हैं। बट अगर फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाते हो तो आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप एक ना फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ में काम करते हो तो उसका आर्किटेक्चर, उसके राउटिंग का तरीका सारा डिफरेंट होता है। या अगर आप सिंपल बात है कि एक एप्लीकेशन है जो मल्टी यूजर है, मल्टी वेंडर है, मल्टी वेंडर लॉगिन कर रहे हैं, कॉमन सी बात है कि थोड़ा सा और डिफरेंट आर्किटेक्चर होगा। अगर आपको इन सब की नॉलेज है तो काफी वेल एंड गुड है। तो स्टूडेंट, अगर आपको रिएक्ट को डेप्थ से समझना है तो आप सिंपल प्रोजेक्ट से कभी नहीं समझ सकते। सिंपल प्रोजेक्ट से आप सिर्फ इतना समझ पाओगे कि वो हुक कैसे काम कर रहे हैं या वो लाइफ साइकिल कैसे काम कर रहा है। बट आपको अगर उसकी डेप्थ में जाना है तो आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा। और एक ही प्रोजेक्ट बहुत है, उसके आप सिंपल एक मॉड्यूल पे काम करो, ज़्यादा उसमें डेप्थ नहीं। इवन आप उस स्टार्टिंग में आप उसके छोटे छोटे चेंजेस पे काम करो और फिर उसके बाद में उसके अंदर सिंपल एक मॉड्यूल इंटीग्रेट कर लो। बट उसमें 3 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करनी है। पहली कि कोड क्वालिटी, दूसरा कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो आप कोड डिलीवर कर रहे हो वो कोड परफेक्ट है कि नहीं है। हो सकता हो कि कोड का रिस्पॉन्स सही आ रहा हो पर उसका इम्पैक्ट आगे चल के गलत होने वाला है, या उस तरह का कोड करने से आगे चल के परफॉर्मेंस इशू करेगा। तो इन सब चीज़ों का आइडिया आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। और थर्ड कि ना, और हमें कोड स्टैंडर्ड कैसे फॉलो करना है। जैसे क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, किसी टॉपिक को फाइंड आउट करते हैं, उसके कई सारे सॉल्यूशन मिलते हैं और सारे सॉल्यूशन ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सॉल्यूशन वर्क कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो हमें किस तरह का सॉल्यूशन अप्लाई करना चाहिए, इन सब चीज़ों का भी आइडिया होना चाहिए। अब इसके लिए आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आपको जावास्क्रिप्ट
जावास्क्रिप्ट की नॉलेज बहुत डेप्थ में होनी। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि आपको जावास्क्रिप्ट में क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। आप वो वीडियो जाके एक बार देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने अपने कमेंट बॉक्स में ऐड कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उस वीडियो को। अब बात करते हैं इंटरव्यू में आपको कैसे रिप्लाई। सपोज आप किसी यूज इफेक्ट या यूज स्टेट या किसी भी हुक को पढ़ लेते हो और पढ़ के आप उससे सिंपल इंटीग्रेट कर देते हो, इस तरह से आप रिप्लाई करोगे तो वो रिप्लाई तुरंत पकड़ में आ जाता है। वो लगता ही है कि वो एक यूट्यूब से पढ़ा हुआ या प्लेलिस्ट से पढ़ा हुआ रिप्लाई। आपको जो रिप्लाई रखना है वो प्रैक्टिकल तरीके से रखना पड़ेगा, और उस प्रैक्टिकल तरीके से रखने के लिए आपको चीज़ों को प्रॉपरली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप उसको तभी एक प्रॉपर वे में रिप्लाई कर पाओगे, और जब उसको इंटीग्रेट करने का जो तरीका होगा ना, वो तरीका आप किसी बड़े प्रोजेक्ट से ही समझ पाओगे। आप क्या कहते हो, सिंपल प्रोजेक्ट से तो बस आप डेटा फैच कर लो, बेसिक सिंपल वे में यूज़ कर लो, डेटा फैच किया, वो एक ही तरीका होगा। आपको उसके मल्टीपल तरीके समझने होंगे, तभी आपके जो रिप्लाई होंगे ना वो काफ़ी प्रोफेशनल होंगे। जब तक आप उसको इंटीग्रेट प्रॉपरली नहीं करोगे और इंटीग्रेशन के काफ़ी सारे तरीके नहीं समझोगे, तब तक आप प्रोफेशनल वे में रिप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको सिंपल इस तरीके से रिप्लाई नहीं करना है कि वो यूज इफेक्ट एक हुक है जो लाइफ साइकिल को हैंडल करता है, या बेसिकली ना मैं हम उसमें दो पैरामीटर होते हैं, कॉल बैक फंक्शन, डिपेंडेंसी एरे। ये तो आपने सिंपल उसके यूज़ को समझा दिया। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कैसे कैसे इस्तेमाल किया, क्या कॉम्प्लेक्सिटी आई है, कितने तरीके से यूज़ किया है, क्या आपके साथ में चैलेंज आया है। जितना आप डेप्थ में समझा पाओ। नॉर्मल क्या होता है, ज़्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन के आंसर ये लोग एक ही लाइन में बोल देते हैं। एक सिंपल एक वर्ड बोला, एक लाइन में बोल दिया, उसको लगता है ठीक है सामने वाला सेटिस्फाई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी भी तरीके से आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। वो उसके सेलेक्ट करने के ऐसे केस में आपके सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। तो आपको अपने रिप्लाई में प्रोफेशनल वे लेके आना पड़ेगा। आपको उसको इस तरीके से रिप्लाई करना पड़ेगा कि सब आपने उसे प्रॉपरली काम किया, और जितना आप डेप्थ में उसको बताओगे उतना ज़्यादा इंटरव्यू आपसे सेटिस्फाई होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको रिएक्ट को प्रॉपरली सीखना है तो आपको उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लेना, सिंपल 1 घंटे के वीडियो पढ़ लेना, या उसको सिंपल वे में इंटीग्रेट करना इतना सफिशिएंट नहीं है आज की डेट में इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।